ना कर तकदीर का फैसला मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत खुश आमदीद, वेलकम, स्वागतम। मैं हूं आपका अशफाक सर और आप सभी को एक बार फिर से उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम लोग उर्दू की क्लास पढ़ते हैं और ये जो है क्लास 12th की उर्दू का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि वन शॉट वीडियो होने वाली है। वन शॉट बोले तो वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में, एक कंप्लीट वीडियो में आपका पूरा चैप्टर समझाया जाएगा। चैप्टर का जो जो कहानी है, जो राइटर के बारे में वो बताया जाएगा और फिर जो है क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। तो एक अकेला वीडियो इनफ है बाकी और वीडियो पे, ठीक है ना। तो चैप्टर को शुरू करते हैं, वन शॉट वीडियो जिसका नाम है मिट्टी का तेल। चैप्टर हमारा क्या है? मिट्टी का तेल, चैप्टर नंबर 2 है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे आर्ट्स बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो देखिए कितना कम फीस है, 799 आर्ट्स वाले बच्चे के लिए, ठीक है ना। साइंस वाले बच्चे के लिए 999 वन टाइम फी लगेगा सबका, एक बार लगेगा, महीना नहीं। केवल उर्दू लेना है तो 349 आपको मिल जाएगा और केवल आपको ये बैच में ज्वाइन होना है 449, ठीक है ना। और फिर आप इन सब बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 10th वाला बैच भी आपका भाई बहन कोई होगा तो उसको ज्वाइन करवा दीजिएगा। तो देखिए, अगर कोई भी पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, सिंपल तरीका है कि प्ले स्टोर में जाना है, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन न्यू सर्च करना है, वहां पर आप जाके बैच को ले सकते हैं, या तो फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है, से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आपके लिए क्लास 12th के लिए मैंने किताब भी बना दिया है। क्लास 12th वाले बच्चे, तो क्लास 12th वाले जितने सारे बच्चे ध्यान से समझिए, अगर आप उर्दू जो दरख्सा कहकशां जो उर्दू है अगर बहुत बड़ा लग रहा है, पढ़ नहीं पा रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो हमारे इस एग्जाम क्रैकर उर्दू को आप लोग लीजिए। इसका प्राइस मात्र 200 है, 200 इसका प्राइस है। आप कैसे लेंगे? तो कुछ नहीं भाई, आपको नंबर पे कांटेक्ट करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना, यही नंबर है, ये नंबर है ना 8210423200, ये नंबर पे कांटेक्ट करना है और बाकी सारी चीज़ वहाँ बता दी जाएगी। अपना पे कर देना है, फी वगैरह पे करने के बाद फिर आपका जो एड्रेस वगैरह मांगा जाएगा पूरा भेज दीजिएगा, तो आपका 10-15 दिन में किताब आपके घर पहुँच जाएगा, ठीक है। 10 दिन तो कम से कम लगता है। चलिए शुरू करते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे। हाँ, तो हमारा चैप्टर है, अब असल में चैप्टर यहाँ शुरू होता है, चैप्टर 2। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल एक मजमून है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो खाका था, अब ये क्या है? मजमून है। और इसके जो मुसन्निफ है, यानी कि जो इसके लिखने वाले हैं, जो खालिक है, ख्वाजा हसन निज़ामी। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, मिट्टी का तेल का की सिनफ क्या है? तो मजमून है। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। अब आते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले हम लोग ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपके इम्तिहान में सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछते हैं वो राइटर के बारे में। चैप्टर के बारे में सवाल आता है, लेकिन ज़्यादातर सवाल आपसे राइटर के बारे में पूछा जाएगा, तो हमारा ज़्यादा फोकस इसी पे होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपका हाँ स्मार्ट तरीका जिसको बोलते हैं ना वो प्रॉपर हो पाए। अब आते हैं, पढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख के लाया हूँ, ख्वाजा हसन निज़ामी हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में से है। हजरत सैयद बदरुद्दीन कोई बुजुर्ग होंगे, उन्हीं के औलाद में से ख्वाजा हसन निज़ामी साहब है, ठीक है ना। और इनका जो असल नाम था कासिम अली, यानी कि इनकी वालिदा ने, इनके वालिद, इनकी वालिदा, यानी कि इनके वालिदैन, इनके माँ बाप ने इसका नाम क्या रखा? कासिम अली। बचपन का नाम बोल सकते हैं, असल नाम बोल सकते हैं। या सवाल आता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा, तो बोलेंगे कासिम अली, लेकिन मामू उनको जो है अली हसन के नाम से बुलाते थे, अली हसन, ठीक है ना, मशहूर नाम। लेकिन हम लोग इसको क्या जानते हैं? हम लोग कासिम अली नहीं जानते, हम लोग जानते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। आखिर फिर ख्वाजा हसन निज़ामी ये नाम पड़ा कैसे? तो यहाँ पे एक मोड़ आता है अल्लामा इकबाल का, कि अल्लामा इकबाल जब भी शेरो शायरी करते थे ना, तो वो अपने शायरी में ख्वाजा हसन निज़ामी मतलब कासिम अली को ख्वाजा हसन निज़ामी लिखा करते थे। तो पता ये चला कि ख्वाजा हसन निज़ामी का जो बचपन का नाम था वो कासिम अली था, उसका मामू अली हसन बोलते थे, लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी को ख्वाजा हसन निज़ामी अल्लामा इकबाल ने लिखना शुरू किया। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, आपको देख लेना है। पैदाइश की बात करें तो 1878 में इनकी पैदाइश हुई थी, इंद्रौन कोट बस्ती जिला हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ये। और ये है कहाँ? ये दिल्ली में है ना। तो
हजरत निजामुद्दीन औलिया आपने गया होगा, शायद बहुत आप में से कोई होंगे जो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आपने गया होगा, उनकी ज़ियारत आपने की हो। वहाँ पे अमीर खुसरो की भी मज़ार है, उसी एरिया में मिर्ज़ा गालिब की भी मज़ार शरीफ है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी है ना, इनकी जो पैदाइश हुई थी, निज़ाम हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये बस्ती का भी नाम वही है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो बुजुर्ग थे, वली जो थे ना, वो उसके नाम से वो बस्ती का नाम है और वहीं पे उनका जो मज़ार शरीफ है। तो इन्हीं की बस्ती में इनकी पैदाइश हुई थी, ख्वाजा हसन निज़ामी। नाम भी देखिए निज़ामी है ना, मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है। इंतकाल की बात करें तो 31 जुलाई 1955 को इनका इंतकाल हो गया था। मेन आपको ये ईयर याद करना, 1955, एग्जाम में यही पूछता ज़्यादातर, 1955 है ना। 1878 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1955 में इनका इंतकाल हो गया था। बात कर ले इनके वालिद का नाम क्या था। इनके वालिद का नाम था सैयद आशिक अली निज़ामी। क्या नाम था? सैयद आशिक अली निज़ामी इनके वालिद साहब का नाम था। और वालिदा का नाम था सैयदा चहीती बेगम। ओके, याद कर लीजिएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदा का नाम था सैयदा चहीती बेगम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा हसन कमसिन ही थे कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। कमसिन मतलब कम उम्र के ही थे। ख्वाजा हसन निज़ामी कम ही उम्र के थे, बच्चेपन में ही उनके माँ बाप का, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं हो। कमसिन मतलब क्या समझते हैं, मतलब 18, मतलब जवान नहीं हुए थे वो, 12-13 साल के होंगे मे बी, इस तरह से कमसिन उम्र में ही उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। तो जब इनके माँ बाप का इंतकाल हो गया था, उसकी किफ़ालत किसने की? किफ़ालत मतलब परवरिश है ना, इसको किसने पाला? फिर इनकी तो मामू तो जान ही रहे, मामू तो खैर थे, लेकिन फिर इनके बड़े भाई जो थे ना, इनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह, क्या नाम था? सैयद हसन अली शाह। सैयद हसन अली शाह ने उनकी किफ़ालत की, मतलब उनकी परवरिश की। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं शादी के बारे में, है ना। इनकी शादी कब हुई थी? शादी का डेट तो नहीं दिया हुआ है, बस आपको याद करना है कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने 2 शादियां की थी, इन्होंने 2 निकाह किया था। आपको याद होगा चैप्टर पहले जो पढ़े थे, मिर्ज़ा फतुल्ला बैग, उनकी भी 2 शादियां हुई थी, है ना। और यहाँ पे ख्वाजा हसन निज़ामी की भी 2 शादी होती है, यानी कि 2 निकाह होता है। सैयदा हबीब बानो, शायद बानो छुपा हुआ है या लिखा नहीं गया, सैयदा हबीब करके है। और दूसरी शादी हुई थी जब इनका इंतकाल हो गया था, सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो, ठीक है ना। तो सैयदा हबीब बानो है, यहाँ पे बानो शायद लिखा है ना गया, सैयदा हबीब बानो, ठीक है। तो सैयदा हबीब बानो इनकी पहली बीवी का नाम है। दूसरी बीवी का नाम है सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो। तो यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने निकाह किए हैं? 2। पहली बीवी का नाम हबीब बानो, दूसरी बीवी का नाम सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो। किताब के बारे में आता है कि लगभग 200 से भी ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी। 200 यहीं पर नहीं है, एक किताब में ना जाने कितने टॉपिक होंगे, कितने मजमून होंगे, कितने अफसाने होंगे, जो भी है ना। तो 200 से ज़्यादा किताबों उन्होंने लिखा ख्वाजा हसन निज़ामी। उन्होंने हल्क़े निज़ामुल मसाइख और रिसाला निज़ामुल मसाइख की बुनियाद डाली। तो हल्क़ाए निज़ामुल मसाइख मतलब कोई एरिया का नाम होगा, कोई एक देखिए रिसाला का नाम है, एक रिसाला कहते हैं मैगजीन को, अखबार को बोलते हैं ना। तो निज़ामुल मसाइख, अब सवाल पूछेगा कि रिसाला निज़ामुल मसाइख की बुनियाद किसने डाली? ख्वाजा हसन निज़ामी ने। या हल्क़ाए निज़ामुल मसाइख की बुनियाद किसने डाली? हल्का मतलब क्षेत्र होता है, एरिया होता है, हो सकता है कुछ किसी एरिया का नाम होगा। तो हल्क़ाए निज़ामुल मसाइख की बुनियाद किसने डाली? ख्वाजा हसन निज़ामी ने। उन्होंने मुख्तलिफ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की और हिंदू साधुओं से फ़लसफ़ा वेदांत भी सीखे। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में आता है कि ये बहुत सारे, जैसे हिंदू के जो तीर्थ स्थान है, बद्रीनाथ है ना, कौन कौन नाथ है भाई जो पहाड़ों पे है ना, कलेश्वर, अंकलेश्वर हो गया, बद्रीनाथ हो गया, और भी बहुत सारे मंदिर वगैरह है जो बड़े बड़े, मतलब बड़े लेवल पे जो मंदिर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो वहाँ पे भी इन्होंने यात्रा की और वहाँ के जो साधु थे, संत थे, उनसे जो है वेदांत वगैरह है ना, फ़लसफ़ा वेदांत वगैरह सीखे इन्होंने। बात करते हैं, उन्होंने हल्क़ाए निज़ामुल मसाइख, ये तो पढ़ लिए। रोज़ नामचे, याद कर लीजिएगा, रोज़ नामचे और कलमी चेहरे, तो एक तरह की उनकी एक इजाद है। मतलब ऐसे इन्होंने किताब लिखी, रोज़ नामचे कलमी चेहरे, ये किताब का नाम है। मतलब किताब इतना बेहतरीन किताब कि मानो बोला कि एक इजाद, मतलब ऐसी किताब लगे कि कोई किसी ने आविष्कार किया है। तो याद करेंगे, इसकी किताब का नाम रोज़ नामचे और कलमी चेहरे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की सिवाने है। अब ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ के रहने वाले थे? निज़ामुद्दीन औलिया बस्ती में के ही रहने वाले थे। तो इनसे लगाव था, और चूँकि ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हमारे हिंदुस्तान में, ख्वाजा गरीब नवाज के बाद तो इन्हीं का नाम आता है ना, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, बहुत और भी बहुत सारे हैं। तो इनकी सिवाने यानी कि इनकी जीवनी लिखी गई, जिसका नाम था निज़ामी बंसरी। क्या नाम था?
निजामी बंसरी के नाम से तरतीब दी, मतलब लिखा इन्होंने। अब यहाँ सवाल बनेगा, निजामी बंसरी किसने तरतीब दी, किसने लिखा, किसकी किताब है? तो ख्वाजा हसन निजामी की। किसकी सिवाने हैं, किसकी जीवनी है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की जीवनी है, सिवाने हैं, ऑटोबायोग्राफी जिसको बोलते हैं। ऑटो नहीं बोलेंगे, बायोग्राफी, ठीक है ना। और किताब का नाम है सी पारा दिल, उनकी इंसाफ परदाजी अहम का नमूना है। तो सी पारा दिल भी याद करेंगे। तो देखो किताब तो इन्होंने 200 से ज़्यादा लिखी, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए 200 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें पढ़ना जो खास खास जो हमारे इस कहकशां किताब में शामिल है ना, उसी को पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा हमें पढ़ना ही नहीं है। तो कहकशां किताब में भी कम है क्या भाई? आप आगे पढ़ो ना, आप आगे बढ़ो, आगे और चैप्टर में देखना, एक एक का भाई 10-10 किताब, 15-15, जिलानी बानो में पढ़ना है ना, सलामिन रज़ाक के बारे में पढ़ना, सादत हसन मंटू के बारे में पढ़ना। आगे हम पढ़ाएंगे तो देखना कितनी सारी किताबें, आपका माथा दर्द हो जाएगा, बाप रे इतना पढ़ेंगे सर। तो कम से कम जितना दिया उतना ही जानने की कोशिश करेंगे, और क्या है छोड़िए उसको। आगे BA वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा पढ़ने को। तो रोज नाम से, कलमी चेहरे, सी पारा दिल, और सबसे इंपॉर्टेंट है निजाम बंसरी। इस 4 किताब का नाम तो आपको याद करना है, ख्वाजा हसन निजामी के हैं। उन्होंने अपनी कब्र बस्ती निजामुद्दीन औलिया में 50 बरस पहले, कितने बरस? 50 बरस पहले तैयार करा ली थी। देखिए तो बहुत जगह शहरों में ऐसा होता है, खास करके हमारे गांव में तो दिखता नहीं है। गांव में तो जब इंतकाल कीजिएगा तो फिर गांव के लोग ही जाके कब्र खोदेंगे, या तो फिर कब्र खोदने वाले को बुलाया जाएगा। ऐसे ही होता है ना हमारे गांव में। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो होता है क्या ना, कि दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई, वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, तादाद लोगों की बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये होता है कि भाई बोलते हैं ना कि जनाजा दफन करने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। शायद हो सकता है वहाँ के लोग इस तरह करते हैं, कब्र खरीद के रखते हैं, मतलब कहाँ पे हमें दफन होना है, बाज़ाब्ते तरीके से वहाँ पे जो 2 गज ज़मीन बोलते हैं ना, वो खरीदाया जाता है। कब्र पूरा खोद के पूरा रेडी रहता है, बस इंतकाल होगा, कफन दफन होगा, डायरेक्ट उसको जो है दफन किया जाएगा। तो ख्वाजा हसन निजामी इंतकाल से 50 साल पहले कब्र तैयार करा लिए थे, उसी में उनको दफन किया गया। और ये कब्र कहाँ है? यही निजामुद्दीन औलिया बस्ती में ही है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि ख्वाजा हसन निजामी ने कितने साल पहले अपने कब्र तैयार कर ली थी? 50 साल पहले कब्र तैयार करा ली थी। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया ख्वाजा हसन निजामी के बारे में, इतना काफ़ी है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सर इसमें चैप्टर क्या लिखा भाई, तो मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ चैप्टर। वैसे अगर एप्लीकेशन में आप जुड़ोगे तो वहाँ पे पूरा कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाया गया। और जो राइटर के बारे में यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट पढ़ा है ना, यहाँ पे 1 शॉर्ट है तो शॉर्ट से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। किताब वाला जो पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो इसमें और बहुत सारी बातें हैं, है ना, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। एक्स्ट्रा मतलब बातें वहाँ पे हैं, जैसे बोलते हैं ना डीपली, थोड़ा जितना भी ये समझ लीजिए ऊपर ऊपर से हमने आपको दिखा दिया कि भाई इतना कर लीजिएगा तो आराम से बेड़ा पार है, आपका टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बैच में जुड़ने की आवश्यकता है, डेडिकेशन जहाँ पे, इसका PDF वगैरह भी बैच में मिलेगा आपको, डेडिकेशन के साथ सारा कुछ मिलेगा। हम बात करते हैं चैप्टर की, ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं। चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मिट्टी का तेल जो हमारा चैप्टर है, ये एक मजमून है भाई। ये क्या है? एक मजमून है, ये है एक मजमून। अब यहाँ पे बात समझिए, ख्वाजा हसन निजामी ने इस मजमून को क्यों लिखा? ख्वाजा हसन निजामी ने इस मजमून को लिखकर मिट्टी का तेल की जो अफादियत है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, उसको जाहिर करने की कोशिश की। मिट्टी का तेल जिसको हम लोग केरोसिन कहते हैं, है ना। और आज तो हमारे शहरों में, हमारे गांव में बिजली, पहले तो गांव में, शहर में मानो बिजली था, गांव में तो वही लालटेन डिबिया से काम चलता था। लेकिन आज गांव में भी लाइट पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई गांव बाकी नहीं होगा जहां पे बिजली मोदी जी ने नहीं पहुंचाया होगा, है ना जी। हर गांव में बिजली पहुंचा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि भाई मिट्टी के तेल की फायदा क्या है और क्या फायदे हैं? तो यही बोलते ख्वाजा हसन निजामी ने इसमें कि अल्लाह ताला ने 4 अनासिर पैदा किए। कितने अनासिर? अल्लाह ताला ने 4 अनासिर पैदा किए। 4 अनासिर यानी कि 4 तत्व बोलते इसको, 4 अनासिर पैदा किए हैं। आग, हवा, पानी और खाक। खाक मतलब मिट्टी, आग, हवा, पानी, खाक, इस 4 चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, है ना। चारों का अपना अपना अलग अलग मकाम है। आग जो काम करती है कि आग जलाने का काम करती है, हवा उड़ाने का काम करती है, पानी बहाने का काम करती है। मिट्टी का तेल का कोई काम नहीं है क्या? मिट्टी का तेल बहुत ज़्यादा काम है
है ना, बहुत ज़्यादा। और मिट्टी, जिस ज़मीन को हम देखते हैं ना वो मिट्टी से बना हुआ, तो मिट्टी का तेल मिट्टी के अंदर में है, यानी कि ज़मीन के अंदर में है। तो आज हम मिट्टी के कोई कदर नहीं करते ना, मिट्टी का कोई हमें कदर ही नहीं, उठाते हैं एक मुट्ठी मिट्टी उठा लिए, कुछ इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 अनासिर पैदा किए, आग, हवा, पानी, मिट्टी। मिट्टी के साथ कितना जुल्म होता है ना, वो ख्वाजा हसन निज़ामी से मजमून में कहते हैं कि मिट्टी के साथ दुनिया को छोड़ो, दुनियादारी तो करता ही इंसान, तो मिट्टी के साथ जुल्म कर रही है। आग भी मिट्टी को जला देती है, हवा उड़ा देती है ना, पानी बहा देती है, और इंसान इस जमीन पे चलता है रौंदते हुए, दौड़ते हुए, खोदता है, उखाड़ता है, फेंकता है मिट्टी को, है ना। तो मिट्टी के तेल के साथ जो नाइंसाफ, मतलब मिट्टी के साथ जो मजलूमियत हो रही है ना, उसको जाहिर किया गया। फिर कहते हैं कि मिट्टी के साथ इतना कुछ हो रहा है लेकिन मिट्टी उफ नहीं करती, खाक जो ना उफ तक नहीं करती है। बोले यही मिट्टी है जिसको आग जला दे रही, हवा बहा दे रही है, हवा उड़ा दे रही है, पानी बहा दे रही है, लेकिन मिट्टी जो है ना उफ तक नहीं कर रहा, मिट्टी बस शांत है। लेकिन कहते हैं इसी मिट्टी में अल्लाह ताला ने ना जाने कितने सारे खजाने पैदा कर दिए, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, लोहा, तांबा, जितना सारा चीज हम मैग्नीज वगैरह जो देखते हैं, तत्व देखते हैं, उसी मिट्टी के अंदर में है। फसल उग रहा कहाँ से? मिट्टी से। और एक बदबूदार पानी है इसी मिट्टी के अंदर जिसको बोलते हैं मिट्टी का तेल, ठीक है ना, चिकना मिट्टी है। तो मिट्टी का तेल आज लोग, आप देखिएगा जब सूंघिएगा तो थोड़ा नाक भौं चढ़ जाएगा, खराब लग रहा था सर। और वही चमेली का तेल सर पे लगाते हैं, मोतिया का तेल और भी जो तेल है, सरसों का तेल सर पे लगाते हैं। मिट्टी का तेल सर पे लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो चमेली का तेल जो सर पे लगाते हैं वो सर पे लगाने तक ही काम है, लेकिन मिट्टी का तेल तो सर पे लगाते नहीं। तो काम क्या है? पहला काम इन्होंने बताया, पहला फायदा है भाई, देखिए जब लाइट नहीं था ना तो मिट्टी का तेल ही सहारा था। पढ़ने में लाइट मिट्टी का तेल का इस्तेमाल किया था, डिबिया के रूप में, लालटेन के रूप में, लैंप के रूप में। अगर कोई बूढ़ा जा रहा तो लालटेन लेके जा रहा, टॉर्च तो था नहीं उस टाइम। आज से 100 साल पहले बात करें, 200 साल पहले की बात करें, धीरे धीरे ज़माना बदलता गया तो ईजाद होते चला गया। तो लालटेन लेके जा रहा है बूढ़ा आदमी, तो रास्ता दिखाया जा रहा है उसको। अंधेरे में लालटेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिबिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, पढ़ने में इस्तेमाल कर रहे हैं। चोर चोरी कर रहा है तो लालटेन लेके आ रहा है। अभी ज़माने में तो लालटेन लेने की जरूरत नहीं, उस टाइम चोर भी चोरी करेगा तो वो भी सोचता होगा यार एगो लालटेन का अलग मसला है ना, लालटेन लेके जाना पड़ेगा। अब पुलिस अगर पकड़ने जाएगा तो वो लालटेन लेके जाएगा। उस जमाने की बात करें, चोर चोरी करने जाएगा तो लालटेन लेके जाता होगा, अब पुलिस पकड़ने जाता होगा तो भी लालटेन लेके जाता होगा, क्योंकि टॉर्च तो था नहीं। ये सारी चीज का फायदा है। तो मिट्टी का तेल जो है किसी के साथ ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, पर्सनली किसी के साथ है नहीं, वो सबके लिए बराबर है। चोर के साथ भी है, लेखक के साथ भी है, पुलिस के साथ भी है, बच्चा के साथ भी है, बूढ़ा के साथ, यहाँ तक कि जो कोई आशिक, और अगर उसका कोई माशूका उसको धोखा दे दिया, आशिक कमरा में बंद है, पैक है, गम का चादर ओढ़ लिया है, बगल में मिट्टी का तेल जल रहा है ना, मतलब उस आशिक के साथ मिट्टी का तेल भी अपना वजूद को जला रहा है और चारों तरफ रोशनी को फैला रहा है। तो मिट्टी का तेल बताइए कहाँ पे, मतलब हर जगह मिट्टी का तेल साथ दे रहा है। खुशी का, किसी की मैयत हो गया, मिट्टी का तेल जला दिया। किसी कोई घर में बच्चा पैदा हो गया, मिट्टी का तेल जला, रात में सबके लिए शादी हो रहा, मिट्टी का तेल जल गया। पहले जमाने में शादी कैसी होता होगा ना, रात के समय में क्या होता होगा, लालटेन जलता होगा। लालटेन तो था नहीं, तो डिबिया वगैरह मिट्टी का तेल जलता होगा। तो लालटेन हो, डिबिया हो, ऐसे जलता था पहले जमाने में भी। तो गम में भी शरीक है, खुशी में भी शरीक है। गम, खुशी, मैयत सबके साथ मिट्टी का तेल शामिल है। लेकिन मिट्टी के साथ मजलूमियत देख रहे हैं, आग जला रही, हवा बहा दे रही, पानी हवा उड़ा दे रही, पानी बहा दे रही, और इंसान तो पैरों से रौंद रहे हैं उसको, है ना, उछल उछल के चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, कोड़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन मिट्टी उफ तक नहीं करते। तो इतने सारे फायदे इसको गिनाते हैं इस चैप्टर में कि मिट्टी का तेल का बहुत ज़्यादा फायदा है। फिर एक यहाँ पे बस, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, आपसे ये सवाल पूछेगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ लिखूँ ना इसमें। और एक तो मिट्टी के तेल हो गया। अब भाई इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक है रॉकफेलर, एक ताजिर है, ताजिर कहते हैं तिजारत करने वाला को। ताजिर किसको कहते हैं? तिजारत करने वाला को। रॉकफेलर एक है, रॉकफेलर एक ताजिर है जो कि अमेरिका का है। कहाँ का है?
अमेरिका का एक ताजिर। अब यहाँ सवाल आएगा, रॉक फेलर कौन था? एक ताजिर था। और ताजिर किसका था भाई, किसकी तिजारत करता था? तो मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल का तिजारत करता था। तो तिजारत करने वाला को ताजिर कहते हैं, मतलब ताजिर मतलब व्यापारी, बिजनेसमैन, ठीक है ना। तो ये ताजिर जो है ना, रॉक फेलर नाम का एक ताजिर था जो मिट्टी का तेल का तिजारत करता था। और ये कहाँ से रहता, कहाँ था? अमेरिका था। इसके बारे में लिखा है ख्वाजा हसन निजामी ने कि एक रॉक फेलर नाम का आदमी है जो मिट्टी के तेल का तिजारत करता था। उन्होंने जब शुरू किया था तो कुछ चंद पैसों से शुरू किया था, लेकिन धीरे 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 रफ्ता रफ्ता तरक्की पाया और इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि उनका जो शुमार, उनकी गिनती जो है ना, दुनिया के करोड़पति में, लाखपति में, पूंजीपतियों में, है ना, सरमायादारों में उनकी गिनती होती है। तो मिट्टी के तेल के फायदा आपको समझ में आ गया। बस इस चैप्टर में यही बताया गया। इस चैप्टर से अगर सवाल पूछेगा तो यही पूछा जाएगा कि इस जमीन पर अल्लाह ताला ने कितने अनासिर पैदा किए? 4 अनासिर। आग, आग मिट्टी के साथ क्या करती है? आग जला देती है, ये तो समझ क्लियर है, नॉर्मल सी बात है। हवा उड़ा देती है, पानी बहा देती है। इंसान क्या करती है? पैरों से रौंद देती है। रॉक फेलर कौन था? ताजिर था। किस चीज का? मिट्टी के तेल का। कहाँ था? अमेरिका का। इसका सवाल बनेगा आपसे, तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये चैप्टर बस यहीं तक हमारा समाप्त हो गया। अब आते हैं इसके सवाल पे। अब देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या सवाल दिया हुआ है। देखिए, आप इन सवालों को करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सवाल है, आग, हवा और पानी, खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? सबसे कमतर, सबसे नीचे, सबसे नीच किसको समझा जाता है? तो खाक को ना, मिट्टी को सबसे कमतर समझते हैं। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर मिट्टी तो है। तब तो आग जला रही, हवा बहा रही, पानी, हवा उड़ा रही, पानी बहा रही है, ठीक है ना। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो क्या करते हैं? सर पर पाँव से रौंदती है, पाँव से रौंद देती है। चलिए नेक्स्ट है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? तो चंबेली मोतिया के तेल भरे सर पे लगाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खास कौन है? तो मिट्टी का तेल उससे ज़्यादा अहम है, उससे ज़्यादा खास है। आगे बढ़ते हैं, किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं? तो मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भौं चढ़ा लेते हैं। रॉक फेलर कौन था? रॉक फेलर कौन था? एक अमेरिकी ताजिर था। हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कभी थी? याद हो गया, 1878 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1878 में। हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? सैयद आशिक अली निजामी इनके वालिद का नाम था। नेक्स्ट है, ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का नाम क्या था? सैयदा चहीती बेगम। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने क्या नाम रखा था? इनका नाम रखा था कासिम अली, है ना, कासिम अली नाम रखा था। ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल जो है कब हुआ था? 1955 ना जी, 1955 ना, एक मिनट। ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल 1900 कहाँ गया, नीचे है, 1955 में इनका इंतकाल हो गया था, ठीक है, 1955 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ख्वाजा हसन निजामी कहाँ दफन है, दफन हुए, मतलब कहाँ इनको दफन किया गया? वही बस्ती निजामुद्दीन औलिया में इनको दफन किया गया, उसी बस्ती में इनको दफन किया गया, ठीक है, बस्ती निजामुद्दीन औलिया में। ख्वाजा हसन निजामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्र तैयार करा ली थी, है ना? तो 50 साल पहले, दिन छोड़िए 50 साल पहले, दिन जोड़िए तो बहुत हो जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की सिवाने उमरी किस नाम से तरतीब है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो सिवाने उमरी है किस नाम से लिखा गया है? तो निजामे बंसरी, है ना, निजामे बंसरी के नाम से। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रॉक फेलर दौलतमंद कैसे बन गया था? तो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। नेक्स्ट है, ख्वाजा हसन निजामी की किसकी औलाद में से है? तो बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में से है। ओके, जो पढ़े वही वाला सारा क्वेश्चन आ रहा। ख्वाजा हसन निजामी की शादी किससे हुई थी? सैयदा हबीब बानो ना, सैयदा हबीब बानो से इनकी शादी हुई थी, पहली शादी। ख्वाजा हसन निजामी ने कितनी शादियां की, कितने निकाह किए? तो 2 निकाह किए इन्होंने। दूसरा निकाह किससे किया था? इन्होंने दूसरा जो निकाह किया था सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से इन्होंने दूसरा निकाह किया था। ख्वाजा हसन निजामी ने कितनी किताबें लिखी? तो 200 से ज्यादा किताबें इन्होंने लिखी थी। क्लियर हो रहा सबको? कौन सी तसानीफ ख्वाजा हसन निजामी की है, मतलब कौन सी किताब है? तो रोजनामचे, सिपारा दिल, कलमी चेहरे, ये सारी किताबें उन्हीं की है लिखी हुई। रिसाला निजामुल मसाइख की बुनियाद किसने डाली? तो ख्वाजा हसन निजामी ने इसकी बुनियाद डाली। मिट्टी का तेल का मुसन्निफ कौन है? मिट्टी का तेल का मुसन्निफ है ख्वाजा हसन निजामी। यहाँ पे हमारा हो गया
24। ख्वाजा हसन निजामी को ख्वाजा हसन निजामी किसने लिखना शुरू किया? इनका नाम तो कासिम अली था, तो ये नाम लिखना शुरू किसने किया था? तो अल्लामा इकबाल साहब ने इनका नाम लिखना शुरू किया। नेक्स्ट है, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निजामी की किफ़ालत किसने की? तो उनके बड़े भाई ने। आम तौर पर किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद किया जाए उसे क्या कहते हैं? किसी खास मौजू पर कुछ लिखा जाए ना, उसी को बोलते हैं मजमून। किसी खास टॉपिक पर कुछ लिखा जाए उसको मजमून कहते हैं। जिस तहरीर में का अंदाज ज़ाती या निजी हो, मतलब पर्सनली हो, पूरा प्राइवेट टाइप का हो ना, तो बयान की सगुफ्तगी भी कायम रहे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंशाइया, मतलब प्राइवेट पर्सनल ऐसे बोल सकते उसको, इसको पर्सनल ऐसे कहते हैं, इंशाइया उसको। ये चैप्टर हमारा हो गया समाप्त। अब मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर सवाल में यही वाला आपको दिखेगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, वही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल यहाँ पे है। ये क्वेश्चन कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बोला गया है मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? क्यों तरस आता है भाई बेचारगी जिल्लत पे? देखिए, कहते हैं ख्वाजा हसन निजामी, मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 4 बुनियादी अनासिर पैदा किए, आग, हवा, पानी और मिट्टी। इन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर, सबसे ज़्यादा कमतर मिट्टी को समझा जाता है ना, जो तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रौंदी जाती है, पानी के मौज के साथ बह जाती है, पानी बहा देती है, हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है, आग की तमाज़त यानी कि आग की गर्मी और आग की तमाज़त वही तपिश और गर्मी के साथ जो है जलती है, मगर फिर भी उफ नहीं करती, इसलिए उसकी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आती है। तो मिट्टी की बेचारगी जिल्लत पर तरस आती है कि इंसान रौंद रहा, आग जला दे रहा, पानी बहा दे रहा, हवा उड़ा दे रहा है, लेकिन मिट्टी उफ तक नहीं कर रहा, इसी बेचारगी और जिल्लत पे तरस आता है। ठीक है, आगे है, मिट्टी की तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं? तो हाँ, ख्वाजा हसन निजामी कहते हैं मिट्टी का तेल तो है जिसको दुनिया एकदम पैर से रौंद रही है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से खजाने हैं? मिट्टी की तह में कुदरत ने ऐसे ऐसे नायाब खजाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं, मतलब एकदम नायाब लाजवाब खजाने, कोई जवाब नहीं है। इन खजानों को काम में लाकर इंसान एक मुहज्जिब इंसान कहलाता है ना। आज कोई मिट्टी का तेल का कोई है ना ताजिर बन गया, कोई लोहा का फैक्ट्री खोल लिया, कोई एल्युमिनियम का फैक्ट्री खोल लिया, कोई तांबा का, तो मतलब सोना चांदी अगर इसको कोई प्राप्त कर ले, हासिल कर ले, तो एक मुहज्जिब इंसान बन जाता है। इस तरह की मादिनियात जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात वगैरह मिट्टी के अंदर ही होते हैं। अगर ये मादिनियात ना होते तो आज इंसान जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर करता। जाहिर सी बात, आज मिट्टी के अंदर से अगर लोहा नहीं निकलता तो घर बनता इस तरह से, वही मिट्टी का घर बनता है ना। पंखा चला रहे हैं, तार कहाँ से आया? तार में तांबा कहाँ से आया? ज़मीन के अंदर से आया। हम जो कुछ कर रहे हैं आज ना, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, वायर कनेक्शन जो हम देख रहे हैं, टीवी, ये वो मोबाइल, सब तो भाई किसी न किसी मेटल से बना हुआ है, चाहे लोहा का है, चाहे तांबा का है, चाहे एल्युमिनियम का है, चाहे पीतल का है, चाहे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी देख रहे हैं आप। तो अगर ये नहीं होता तो इंसान आज जानवरों की ज़िंदगी बसर करता। सोना चांदी तो है ही अलग अलग, है ना। खैर, और चीज़ों को तो छोड़िए, मिट्टी के बाद टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी है। तो मिट्टी के तह में, मिट्टी के एक अस्तर में, एक लेवल में एक चिकना बदबूदार पानी है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। निस्बतन ये दूसरे तमाम कुदरती खजानों से ज़्यादा मुफीद है। जितने कुदरती खजाने हैं, सोना चांदी हीरा, उनसे भी कहीं ज़्यादा फ़ायदे मिट्टी का तेल का है कि नहीं? पुराने ज़माने में याद कीजिए, सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, अगर उस टाइम मिट्टी का तेल ना होता तो लोग अंधेरे में ज़िंदगी गुजारता। तो मिट्टी के तेल की फ़ायदा ये हो रहा। अच्छा, और है मिट्टी का तेल इंसान का शरीर गम कैसे है? मैंने बोला ना, गम में भी मिट्टी का तेल शामिल है। आप गम में हैं, कोई चीज़ का गम हो गया, आपकी माशूका छोड़ के चली गई, आपके आशिक छोड़ के चले गए, उस ज़मानों को याद कीजिए, 100 साल पहले, 200 साल पहले का। गम का चादर ओढ़े हुए हैं, रूम अंधेरा भी नहीं रहना चाहिए, रूम उजाला भी रहना चाहिए, छोटा सा लाइट जले, डिबिया टाइप का, और मिट्टी का तेल जल रहा है ना। मिट्टी के तेल इंसान का शरीर के गम इस तरह है कि वो आवाम के हर तबका की मदद और रहनुमाई करता है। तो जितने आवाम के तबका, गरीब, अमीर, लुच्चा, लखेरा, चोर, डाकू, पुलिस, अच्छा, बुरा, खराब, बूढ़ा, बच्चा, औरत, मर्द, सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबको मिट्टी का तेल बराबर
हेल्प करता है। वो गरीब, जैसे गरीब तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इस तेल की रोशनी में चोर चोरी भी करने की चोर को चोरी करने में मदद करती है, और चोर को पकड़ने में भी मिट्टी के तेल की मदद चोर चोरी कर रहा तो उसमें हेल्प कौन कर रहा? मिट्टी का तेल। अब पुलिस जब पकड़ रहा तो फिर मिट्टी का तेल वहां पे हेल्प कर रहा। जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई मानुस या गमखार नहीं होता है तो मिट्टी का तेल ही वजूद को जलाकर इंसान का शरीक गम होता है। जुदाई की रात है, गम में पड़े हुए हैं, है ना, तो आपके साथ कोई नहीं है, केवल मिट्टी का तेल है। तो गमखार हुआ कि नहीं, आपके गम को खाने वाला, और इसके लिए बायसे तसल्ली भी होता है। एक इसको पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकफेलर कौन था? तो रॉकफेलर अमेरिका का एक ताजिर था, मिट्टी के तेल की तजारत करता था। उसने इब्तिदा में बहुत मामूली सरमाया से तेल की तजारत की, मतलब मामूली रुपयों से। सरमाया मतलब रुपया होता है, पैसा होता है, मामूली पैसों से इन्होंने मामूली पूंजी से शुरू किया, और रफ्ता रफ्ता तरक्की करते बहुत दौलत कमाया। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसका शुमार दुनिया के चंद अहम बड़े सरमायादारों यानी कि पूंजीपतियों में होने लगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चलो तवील वाला है तो पढ़िएगा बाद में। तो ये 4 क्वेश्चन कम से कम आपको याद करना है, ऑब्जेक्टिव और 4 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर, बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी के फ़ायदे को भी समझने में हमें हेल्प करता है। बाकी और भी इसके मुफीद फ़ायदे हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा? तो उर्दू तो मैं तो आपको पढ़ा दिया हूँ 1 शॉट। लेकिन अब बोले सवाल सर एप्लीकेशन में काहे जुड़े? तो देखिए वहाँ पर जो है ना आपको एक बार सारा वीडियो मिल जाएगा। यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियो अभी आएगा, टाइम लगता है, मतलब और भी बहुत सारा रिकॉर्डिंग करने का रहता है ना, तो हफ्ता में एक बार आएगा, तो 10 दिन पे। तो ऐसे में क्या होगा, आपका सिलेबस जल्दी खत्म नहीं होगा। तो सिलेबस जल्दी खत्म करना है तो हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए आपका बुक, आपका जो है 12 का उर्दू का बुक आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा गर्दौला किसको ले रहा, बस बहुत कम बचा है, स्टॉक में कम बच गया, खत्म होने वाला है। आप लोग जल्दी से इसको ले लीजिएगा। ओके, तो मैं बता दे रहा हूँ, वैसे मैं अभी तक कोई वीडियो डाला हूँ नहीं इधर, लेटेस्ट में पुराना वीडियो डाला हुआ है। तो एग्जाम करेक्टर है, इसका प्राइस मात्र 200 है। कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और इस ऐप को, हमारा नया ऐप बन गया ए ऑनलाइन सॉल्यूशन न्यू, सर्च कीजिएगा, या तो नंबर पे कांटेक्ट करके नया ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे। हमारा कोई भी बैच है, अगर आप 10, अगर आपका भाई बहन 10th में है तो उसको जुड़वा दीजिए, वहाँ भी पढ़ाई हो रही 10 का। अगर आप केवल आप हिंदी उर्दू इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट को भी लेना चाहते हैं तो आपको 3449 लगेगा, और केवल उर्दू के लिए 349। लेकिन अगर साइंस का स्टूडेंट है तो बल्ले बल्ले, साइंस भी आपका मैथ, साइंस, सोशल, बायोलॉजी जो भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। अगर आप आर्ट्स से हैं तो और भी माशाल्लाह अच्छी बात है। 799, ये पैसा केवल एक बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा, केवल एक बार लगेगा। एग्जाम तक पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। इसमें सारा चैप्टर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सारा कुछ इसमें शामिल है। तो मौका दीजिए मुझे पढ़ाने का, और आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, आपको ये क्लास कैसी लगी। एक होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप पूरी वीडियो पढ़े हैं तो मेरा होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा। होमवर्क ये है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में कुछ लिखें आप। ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में जो जानते हैं, 4 लाइन, 5 लाइन, 4 जुमला, 5 जुमला, 10 जुमला, जितना जानते हैं, 2 लाइन, 6 लाइन, जितना जानते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तब मैं समझूंगा आपने पूरी क्लास पढ़ी है। ओके, लास्ट करते वीडियो को। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।